पढ़ाने वाले ओके शुभांगी, फाइन, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट दीपिका। ओके, 90% लोगों को फाइनेंस में एमबीए करने के बाद सेल्स में नौकरी मिलती है। 90%। बात सही गलत की नहीं है, बात अ, क्या करना है। क्योंकि हम घूम फिर के सिर्फ नौकरी की बात करते हैं। कोई ये नहीं पूछता एमबीए करने गए तो क्या स्किल सीखा। हर कोई पूछता है पैकेज कितना मिलेगा, प्लेसमेंट क्या है कॉलेज का। एमबीए करने के बाद ये समझ में आता है कि ये सवाल कितना इररेलेवेंट है, क्योंकि एमबीए करने के बाद भी अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन के बाद भी तो 2 साल नौकरी करके उतनी सैलरी पहुंच सकते थे, या एटलीस्ट 4 लाख से 10 लाख रुपए का लोन तो नहीं होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर ये जो प्रोग्राम है आपका, आरंभ नहीं, हमारा जो फाइनेंस का प्रोग्राम है, इंडिया का पहला प्रोग्राम है, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव टू एमबीए फाइनेंस। काफी स्टूडेंट्स हमें कहते हैं, अभी 550-600 स्टूडेंट्स वो प्रोग्राम कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पहले क्यों नहीं आया, हमारा 4 लाख रुपए या 10 लाख रुपए बच जाता, पीजीडीएम वगैरह किया है जिन्होंने। तो ये फैक्ट है कि फाइनेंस, और इसमें प्रॉब्लम कॉलेज का नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कॉलेज को अपना सिलेबस पूरा करना है, इसको अपना सिलेबस पूरा करके टिक मार्क करना है कि बच्चे आए, बच्चा का सिलेबस पूरा हो गया, यूनिवर्सिटी में पेपर हो गया, अ, कुछ बच्चों का प्लेसमेंट हो गया तो टिक मार्क हो गया। अब प्लेसमेंट होने का मतलब ही ये नहीं है कि उस बच्चे को स्किल आता है, उस बच्चे के स्किल डेवलपमेंट हो गया। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से पढ़ाई तो हुई नहीं, वो तो नॉलेज के हिसाब से पढ़ाई हुई, और वो भी बच्चे ने नॉलेज कब लिया, लिया कि नहीं लिया पता नहीं, बच्चे ने पेपर निकालने के लिए आखिरी 1 महीने में पढ़ाई की। बाकी तो एमबीए में जो लोग कोविड के टाइम पे एमबीए किए, उनके तो वैसे भी खत्म हो चुका था एमबीए, कुछ था ही नहीं। ऑनलाइन बैठ के ना पढ़ाओ, बैठे हो नहीं बैठे हो पता ही नहीं किसी को। और अभी जब ऑफलाइन शुरू हुआ तो एमबीए का मतलब इवेंट करवा लो, फंक्शन हो रहा है, कोई गेस्ट लेक्चर आ रहा है, बस यही चल रहा है। अगर आप सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कॉलेजेस में 90-92% कॉलेजेस में यही होता है। इसीलिए मेरा हमेशा मानना ये है कि 12वीं में अगर मेहनत की होती तो आईआईटी, ग्रेजुएशन में मेहनत की होती तो आईएमएस, राइट। और उसके बाद एक बार रगड़ना पड़ता है जिंदगी में। अगर आपको अपना ड्रीम करियर चाहिए, ड्रीम करियर, नौकरी नहीं, ड्रीम करियर। और स्किलेज ने वो गैप देखा, वो गैप समझा, जहां एक तरफ आईटी वालों के लिए बहुत कम चल रहा है, काफी कंपनीज हैं जो आईटी वालों को कोडिंग सिखाती है, टेस्टिंग सिखाती है। ये जो फाइनेंस में जो गैप है, कि हमको कोर फाइनेंस में जाना है। अब इसको, इसमें जाने के वैसे तो 3 तरीके हैं कोर फाइनेंस में, अगर आपको एनालिस्ट बनना है तो, एनालिस्ट की सोच रखनी है तो क्या तरीका है। या तो आप एमबीए करो टियर 1 कॉलेज से, जो इंडिया में 50 हैं, या तो उन 50 5,500 कॉलेजेस हैं, उनमें से पहले 50 कॉलेज से आप कर लो, तो आपको कोर फाइनेंस में नौकरी मिलेगी। या आपने सीएफए किया हो, 3 से 4 साल लगते हैं सीएफए में, और 3.5 लाख से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है। या आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, सीए आपने क्लियर किया है। तो ये जो 3 पाथ हैं, इन तीनों पाथ में से किसी एक पाथ को पकड़ लो। जो लोग पकड़ते हैं वो इंडिया में 5% से 7% लोग हैं बस। बाकी लोग क्या करें? उनमें से कुछ परसेंटेज होते हैं जो अपनी मेहनत से 2 साल 3 साल रगड़ने के बाद उनको कुछ मौका मिलता है, पर वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। अगेन वो परसेंटेज बहुत कम है। एंड दिस इज, इसीलिए ये जो गैप है कि एनालिस्ट बनना है, एनालिस्ट बनने के लिए एनालिस्ट जैसी सोच चाहिए। वो सोच कैसे आएगी? वो सोच जब आप बात करोगे कंटिन्यूअसली, तब वो सोच आती है। तब स्किलेज ने ये प्रोग्राम निकाला, वी गॉट द बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड एंड बाकी सारी चीजें एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर लास्ट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर नहीं बोलूंगा, जनवरी फरवरी में मैंने फ्री सेशंस लिए। बहुत मजा आया लोगों को। इस साल मैंने पढ़ाया बच्चों को, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो बड़ा मतलब स्टूडेंट्स को अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस लग रहा है, राइट। और हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो पढ़ाना है। आवर स्ट्रेंथ इज कंटेंट, और वो पढ़ाने का तरीका, राइट। तो फिर इंद्रनील सर ने कहा कि सर दोबारा आप आरंभ करिए, फाइनेंस को अलग जोन पे लेके आइए, क्योंकि फाइनेंस को लेके लोगों को पता ही नहीं है कि फाइनेंस क्या है।
राइट? वो थोड़ा बहुत क्रेडिट डेबिट सुनाई देता है अकाउंटिंग में, हम उसी को फाइनेंस मान लेते हैं, राइट? थोड़ी बहुत बातें सुन लेते हैं स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, और उसी को फाइनेंस मान लेते हैं, राइट? तो देखो, मैं आपसे फाइनेंस को लेके बात कर सकता हूँ, पर अगर आप चाहो तो थोड़ा करियर को लेके भी बात कर सकता हूँ। डू यू वांट मी टू टॉक अ फ्यू थिंग्स अबाउट द कोर कोर एनालिस्ट करियर को लेकर? डू यू वांट टू नो मोर अबाउट इट? 5-10 मिनट, कि हम पहली बार बात कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई जस्ट पुट द चार्जर गाइस, जस्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, गिव मी 2 मिनट्स। जस्ट गिव मी 1 मिनट मैक्सिमम, आई एम 1 और 2 मिनट्स, मैं जरा चार्जर। हाँ जी। अलग अलग बातें, अलग अलग जोन पे बातें हो सकती है, कर सकते हैं, और इस तरह का मौका शायद आपको पहली बार मिला होगा, इस तरह से खुल के सारी चीजों पे डिस्कस करने का। इसीलिए आराम सेशंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मैंने वही बोला, आज काफी नए लोग हैं। जनरली आई डीप डाइव टू द कॉन्सेप्ट्स। एक एक कॉन्सेप्ट में उस दिन प्रॉफिट पे बात कर रहा था, 2.5 घंटे लग गए थे सिर्फ प्रॉफिट में। हम कहाँ कहाँ पहुंच गए थे, अलग अलग केस स्टडीज पे बात, ये वो। एक एक हमने एक और बात बोली, मैं बताऊं इंटरेस्टिंग बात। फाइनेंस कैन बी टॉट लाइक अ माइक्रोबायोलॉजी। कैसे? बहुत ही अलग स्टेटमेंट है ये। चलिए, अभी थोड़ा इस पे बात करूंगा तो आपको लगेगा सर और बताओ और बताओ। पहले थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। आप लोगों ने बोला ठीक है, थोड़ा सा करियर को लेके बात कर। मैं ना बात करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा और जानना है आप लोगों के बारे में ऐसे। और आप लोग पेन पेपर लेके बैठ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, कुछ नए वर्ड सुने आपने तो वो लिख सकते हो, ठीक है? वो रजिस्टर रखना अपने पास। मतलब हिस्ट्री के जैसे मोनोलॉग मत सुनना कि हाँ आ गए बैठ गए तो कुछ सुन रहे हैं। अपने घर वालों को बोल दो कि अभी आपको डिस्टर्ब ना करें, खाना खाना है तो खाना लेके बैठ जाओ। डिस्ट्रैक्शन मोड में मत रहना, चाहे फिर हम कितने देर भी बात करें, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, काफी बार पता भी नहीं चलता है। सो ऑल विथ मी, जस्ट टेक अ पेन पेपर, मूव आउट ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस एंड बी फोकस्ड। अगर हाँ तो फिर चैट बॉक्स में यस लिखो, ऑल विथ मी। पेन पेपर ले लो, पहले बैठ जाओ, जगह पे बैठ जाओ, इधर उधर मत घूमो। लैपटॉप पे बैठो आइडियली, मोबाइल पे नहीं। थोड़ा सा जोन में आ जाओ, तब बात करके फायदा है ना? गेट इनटू द जोन। चलो, मुझे ना आप लोगों की अम, आप लोगों के सपनों के बारे में जानना है। कभी शायद किसी ने इस तरह बात नहीं की। आप जरा लिखो चैट बॉक्स में, एंड एवरीवन ऑफ यू, एवरीवन, हाँ, कोई रोकेगा नहीं अपने आप। और अगर आपने नहीं सोचा तो लिखो, सर हैव नेवर थॉट अबाउट। ड्रीम कंपनी क्या है आप लोग की? व्हाट्स योर ड्रीम कंपनी? स्टार्ट राइटिंग इन द चैट। वो आप 3 साल में जाओगे कि 10 साल में जाओगे, मुद्दा वो नहीं है। ड्रीम कंपनी क्या है? कंपनी का नाम। और नहीं पता, कभी सोचा नहीं, तो प्लीज लिखिए। लिखने के लिए मत लिखना कि सर हैव नेवर थॉट अबाउट, ऐसे ही लिखो। नहीं पता, डोंट नो। और इसमें कोई शर्म नहीं। चलो, सवाल का जवाब लिखो, हाँ।
दो लोगों ने लिख दिया है नहीं पता। वैसे कोई ये प्राउड फीलिंग नहीं है हाँ, कि नहीं पता। अगर आप एमबीए हो, मतलब अनफॉर्चुनेटली बातें ही नहीं हुई कभी। कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर का एक सवाल करूंगा। दीपिका ने लिखा है डेलॉयट। लिखो लिखो, सब लोग लिखो। सोचो सोचो दिव्यांग, हमें अपने सपनों के बारे में नहीं पता, और ये फर्क पड़ता है माहौल का। कॉलेज में लोग आते हैं माहौल के लिए, पढ़ाने के तरीके को लेकर, क्योंकि आप उस माहौल में जब रहते हो ना कंटिन्यूअसली। देखो, ये जगह वो है जहाँ पे टीयर 1 कॉलेज में क्या होता है, क्या फर्क है टीयर 1 कॉलेज। वहां पे बच्चे क्या कुछ, मतलब उनके क्या 3 कान और 3 हाथ होते हैं क्या? नहीं। उनको 2 साल ऐसे हैमर किया जाता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 साल यही हैमर चलता है। तो क्यों नहीं सोच बढ़ेगी? जेसन ने लिखा जेपी मॉर्गन। अच्छा, एचएसबीसी। शिवन, बहुत बड़ा लाइन है। ड्रीम कंपनी एक कंपनी का नाम। एसएनपी ग्लोबल कंपनी, व्हाट इज एसएनपी ग्लोबल कंपनी? स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल कंपनी, मतलब समझा नहीं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म छोड़ दो अभी। और ये जो सवाल मैंने पूछा है ना, कि ख्वाहिश, सपना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि रोहित सर ने पूछा है, खुद को पता होना चाहिए। और ये पूछा भी जा सकता है कहीं भी। तो किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए। चलो ठीक है। मैंने कहा ना, बहुत बहुत सारी बातें पहली बार कोई इस तरह बात कर रहा है, दिमाग को नज कर रहा है। ऐसे नज बोलते हैं, नज। द स्पेलिंग इज नज, NUDGE, नज। But as I joined MBA, then I started thinking about my own startup. Okay, शुभांगी, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। अब आप उस इंसान से बात कर रहे हो जो एक टीचर है, 10 लाख बच्चे, उसने कॉर्पोरेट में काम किया है 14 साल, 17 साल पढ़ाया है, 14 साल कॉर्पोरेट में काम किया है। प्लस आप एक ऑन्टरप्रनर से भी बात कर रहे हो, 2.5 साल हो गए स्किल एज को, उसमें से 11 महीने ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं आपको, मतलब एक जगह पे आपके 3 हैट्स हैं मैं पहना हुआ, तो आपको मैं एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। स्टार्टअप और टू बिकम एन entrepreneur, get some experience in the company, work as a team member। आज की तारीख में ये जो एम्प्लॉय वर्ड है, ये एम्प्लॉय वर्ड हट गया है। वो हम लोग यूज करते हैं बात करते करते। आज बोलते हैं टीम मेंबर, या हम बोलते हैं ट्राइब, TRIBE। अब इसके ऊपर एक हार्वर्ड का बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है, वो छोड़ो, कभी उस पर बात करूंगा। मतलब मैं एक टॉपिक पे बात करके दूसरे टॉपिक पे पहुंच जा सकता हूँ, एंड देन वी कैन कीप टॉकिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सो हमारे अंदर जो फीलिंग होती है ना, किसी के अंडर काम नहीं करना है, हम किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। हम हम किसी को रिपोर्ट करते हैं ताकि हमें वो बता पाए हम जो काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज वो काम हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर ने किया होता है। इससे हमें सीखने को मिलता है और एक्सपीरियंस मिलता है। ऑन्टरप्रनरशिप सुनने में काफी अच्छा लगता है, फंड रेज करना, ये करना, बड़ा आंखें चौंधिया जाती है। उतना ही लोनली जर्नी है, कोई नहीं रहता है साथ में, घर वाले भी नहीं रहते हैं। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपकी आपकी मुझे एज पता है, उसी रेंज में होगी। पहले 2-3 साल नौकरी करो एंड एक्सपीरियंस लो, एंड एक और बात, अपना नेटवर्क बनाओ। एक कहावत है, कुछ साल बाद कभी कोई पूछेगा तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझते हो अपने लाइफ में? 10 में से 8 लोगों का जवाब होता है, जब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, कि मेरा नेटवर्क इज माई नेटवर्थ। माई नेटवर्क इज माई नेटवर्थ। पता कैसे चलेगा मेरा नेटवर्क?
कैसा है? लिंक्डइन दुनिया का सबसे प्रोफेशनल नेटवर्क। लिंक्डइन लिंक्डइन को मेंटेन करना, लिंक्डइन में पहले प्रोफाइल बनाना, फिर उसको मेंटेन करना, फिर जैसे अगर आप मेरे लिंक्डइन नेटवर्क में आ गए तो इंडिया के कम से कम 500 सीईओज आपके नेटवर्क में आ जाएंगे। ये नेटवर्क है, विच इज माई नेटवर्क। तो एक्सपीरियंस लो, अपना नेटवर्क बिल्ड करो। वक्त लगता है, ऐसे ही कोई आपको नेटवर्क नहीं बनता है, नेटवर्क में वक्त लगता है। आप बोलोगे सर नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी भी होती है क्या? बिल्कुल होती है। अनफॉर्चुनेटली कभी कोई सिखाता नहीं, एटलीस्ट नॉन टीयर 1 कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ टिप्स दूंगा, इंटरेस्टिंग टिप्स। अगर मैं आपको बोलूं सुंदर पिचाई आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में होना चाहिए, कैसे होगा? इट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रतन टाटा आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में होना चाहिए। एनीवे अलग टॉपिक है थोड़ा। तो ये जवाब है मेरा शुभांगी। जवाब मतलब ये मेरा यू नो टेक होगा आपके विचार पे। शिवम इतना 2-3 चीजें लिखी, उसके बाद अपने गोल्डमैन सैक्स लिखा, ठीक है, दैट्स योर ड्रीम कंपनी। तो मैं कल कुछ पढ़ रहा था, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात किसी ने बोली, हिंदी में बोली और मुझे बहुत अच्छी लगी, कि नौकरी के साथ जब सपना जुड़ जाता है तो वो करियर हो जाता है। और मुझे बड़ी अच्छी लगी ये स्टेटमेंट, और काफी पावरफुल स्टेटमेंट लगा मुझे। नौकरी के साथ जब सपना जुड़ जाता है तो वो मेरा करियर बन जाता है। ये जो आप लोगों ने कंपनीज के नाम बोले, चलो किसी ने डेलॉयट बोला, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को गोल्डमैन सैक्स पता भी नहीं है क्या है। जेपी मॉर्गन शायद सुना होगा। हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एचएसबीसी सुना होगा। शायद फुल फॉर्म पता नहीं होगा आप में से कुछ कुछ लोगों को। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सवाल मन में लाना। ठीक है, कंपनी क्या है वो, इन सब में ये जो आप लोगों ने अपने ड्रीम कंपनीज के नाम बोले, ऑब्वियसली अगला सवाल आता है क्या करना है इन कंपनीज में, व्हाट डू यू वांट टू डू इन दीज कंपनीज। आज जिस माहौल में आपको, मतलब आज मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हर कोई शायद बोलेगा सर एनालिस्ट बनना। तो सबसे पहला एक सवाल आता है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप बीटेक सिविल हो, एमबीए फाइनेंस हो, बीकॉम हो, आईटी में हो, डजंट मैटर। सबसे पहले सवाल, बिकॉज ये डिग्रीज हैं, हम सबको पता है, जब आप टॉप टीयर कॉलेज से नहीं निकले हो तो ये सब डिग्रीज हैं, सबको पता है। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, सर ये ड्रीम कंपनीज, ड्रीम कल पूरा नहीं होगा। ड्रीम पूरा करने के लिए स्टेप्स चाहिए। अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताता हूँ, इनमें से कम सारे कंपनीज में मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको वक्त लगा 3 से 5 साल, वो टच में रहे, उन्होंने वो चीजें की जो बताई गई, आज वो अपना ड्रीम कंपनी और अपने ड्रीम रोल में है। पिछले 10 साल से कुछ हैं, कुछ 8 साल से हैं, कुछ 6 साल से हैं, कुछ 5 साल से हैं। पर मैं ये जरूर बोलूंगा सबने मेहनत की है, क्योंकि उनको हाथ पकड़ने को कोई मिल गया। सबका ये कहना था सर आज तक कभी किसी ने हाथ ही नहीं पकड़ा, तो ऐसे ऐसे घूम रहे थे, भाई ने बोल दिया ये कर ले, किसी ने, और हर जगह पे सैलरी, बस सैलरी देख के आगे पीछे मुंह घूमते रहे। 2-3 साल बाद समझ में आया कि सैलरी देख के मूव कर रहे थे तो करियर तो बना ही नहीं, बस सैलरी बढ़ गई थोड़ी बहुत। आगे जाके समझ में आया कि और कुछ करने का मन नहीं रहा ना एनर्जी रहा, चलो इसी को करियर बना लेते हैं। यही होता है। इसीलिए वक्त रहते, वक्त मतलब पहले 2-3 साल में ही ना स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। आई एम श्योर आप लोग, काफी लोग मुझसे रिलेट कर रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। तो मुद्दे पे आते हैं कि
एनालिस्ट करता क्या है, ये सुनने में आया, फाइनेंशियल एनालिस्ट। एनालिस्ट करता क्या है? ठीक है, करते हैं बात। मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ये जो एनालिस्ट है ये क्या करता है, ये आता हूं मैं। पर एनालिस्ट बनने के लिए, मतलब आप बोलो मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हूं, उसके लिए क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर की बात करें, थोड़ा बहुत अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है आप लोगों को, तो इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला आज की तारीख में फिटनेस, राइट। दूसरा, आपने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ रणजी ट्रॉफी गेम्स खेलते हुए अ, अच्छा परफॉर्म किया होना चाहिए। और तीसरा, यू नीड अ बिट ऑफ लक एंड आईपीएल में परफॉर्मेंस आपका डिसेंट लेवल पे होना चाहिए। अगर आप देखो, ये तीन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसी तरह से एनालिस्ट अगर बनना है तो फंडामेंटली क्या चाहिए? पहला, आपको नंबर से प्यार होना चाहिए। अब इसमें ना आप दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, कुछ भी सुनते रहो। क्योंकि मैंने बोला नंबर से प्यार, तो कोई बोलेगा मुझे बीकॉम आना चाहिए, कोई बोलेगा पता नहीं, मैं वो गाड़ियों के पीछे नंबर ऐड करता हूँ जब मैं ड्राइव करना है, वो करना पड़ेगा क्या मेरे को? तरंगी लोगों के सवाल सोच आ जाती है। आप लोगों की भी आ रही होगी, तो चेहरे पे हंसी भी होगी जब मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा एनालिस्ट बनने के लिए सबसे पहला नंबर से प्यार होना चाहिए। जहां देखो वहां नंबर नजर आना चाहिए। जहां नंबर नजर नहीं आ रहा है वहां भी नंबर नजर आना चाहिए। दूसरा, नंबर्स नजर आने के बाद नंबर्स के बीच का स्टोरी समझ में आना चाहिए। मतलब पिछले साल एक कंपनी का सेल्स, बाय द वे सेल्स को क्या बोलते हैं, एक और टर्म क्या बोलते हैं? किसी कंपनी का सेल्स बोलो या डैश बोलो, एक ही बात है, क्या बोलते हैं? ऐसा मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में, सो यू हैव टू बी अटेंटिव। रेवेन्यू, ठीक है। और जल्दी जवाब देना है, ये एक खासियत है इन क्लासेस की। आप अटेंटिव रहोगे और जल्दी जवाब दोगे, ठीक है। अच्छा, एक जन का जवाब सिर्फ नहीं आना चाहिए, ठीक है, फट से जवाब देना चाहिए। तो क्या बोल रहा था मैं, कहाँ पे था? कि एक कंपनी का रेवेन्यू 100 रुपीज एक साल, अगले साल 120 रुपए, ये नंबर है। पर ऐसा क्या हुआ, 20 रुपए कैसे बढ़ गए? रेवेन्यू 20% बढ़ गया, क्या हुआ ऐसा रेवेन्यू में? क्यों बढ़ गया रेवेन्यू? स्टोरी क्या है? दूसरा पॉइंट है, केदार वीडियो बंद कर देना, हाँ थैंक यू। दूसरा पॉइंट है कि एज एन एनालिस्ट नंबर्स के बीच का स्टोरी पता होना चाहिए। तीसरा, नंबर ढूंढा आपने, नंबर्स के बीच का स्टोरी पता किया, फिर उस स्टोरी को बोलना आना चाहिए या प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। एंड चौथा, हर चीज में सवाल पूछना आना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा कब हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये इसके पास क्यों गया? ये सेक्टर ऐसा क्यों चल रहा है? सीमेंट सेक्टर और
सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्या फर्क है? सवाल पूछने की आदत होनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली एमबीए ने खत्म कर दिया होता है। सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पीपीटी रन करते हैं 2 साल। सोच के देखो, लर्निंग लर्निंग, मैं डायरेक्टली ना मेथड ऑफ लर्निंग की बात बोल रहा हूँ। मतलब जो नौकरी में चाहिए, पिछले दो 2 साल क्या, पिछले 4, ग्रेजुएशन अगर किया तो उसमें भी, ग्रेजुएशन में तो कॉलेज ही नहीं गए, पिछले जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो 5 साल तो खत्म हो गया ना पढ़ाई करने का सोच। स्किल डेवलपमेंट तो बहुत बात की बात है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। पहले तो पढ़ाई का तरीका ही खत्म हो गया हमारा। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड ड्रीम क्या है? गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी। एनालिस्ट प्रोफाइल में 4 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक? लव विथ नंबर्स, सेकंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्टोरी behind the numbers, third ability to express the story in verbal as well as non-verbal format, and fourth continuous ability to ask questions. अब मैंने लिंक्डइन का नाम लिया। लिंक्डइन कौन सी कंपनी के बैनर के अंदर है? गूगल करके मत बताना, पता है तो बताओ, एंड इफ यू डोंट नो राइट डाउन डोंट नो। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, नहीं पता तो बोला डोंट नो सर। गाइस इफ यू डोंट आंसर कुछ भी, देन लेट्स फिनिश द सेशन, क्योंकि मैं जो अपना वक्त दे रहा हूँ, इतने आराम से आपको सब चीजें समझा रहा हूँ। आई नीड रेस्पॉन्सेस। डोंट नो मतलब डोंट नो, खत्म हो गई। गूगल करोगे तो मिल ही जाएगा। लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में खरीदा था। लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में खरीदा था। आप बोलोगे सर क्या खास बात है? हाँ, ये सवाल ठीक है, आपने जनरल नॉलेज दिया सर, तो क्या खास है? खास बात क्या? खास बात है सर? लिंक्डइन को जब खरीदा था माइक्रोसॉफ्ट ने, अब ना मैं फाइनेंस में आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ एनालिस्ट करता क्या है, एक एग्जांपल देते हुए, और बहुत ही छोटी बात बता रहा हूँ। इन चीजों से एनालिस्ट काम करना शुरू करता है, एंड दिस इज व्हाट आई डू इन माय सेशंस, राइट? सो लिंक्डइन 2016 में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूँ, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, ठीक है? आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो आई विल गेट टू द बेसिक्स आल्सो, नॉट टुडे बट आई गेट। मतलब जब मैं इनके बेसिक्स करता हूँ तो पूरे फंडामेंटल्स हिलने शुरू हो जाते हैं, बस इस तरह से हमने कभी पढ़ा नहीं होता है, बट एनीवे वो छोड़ो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, फाइनेंस को मैं ना घर के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि हर जगह पे फाइनेंस है। बात वही है कि हमको कभी इस तरह बताया नहीं गया। सो कमिंग बैक टू लिंक्डइन, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ समझाने के लिए। मैं ना एसेट वगैरह वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है वो सारी चीजें। थोड़ा बहुत पता होगा आप लोगों को, बट ठीक है, क्योंकि हाफ बेस्ड नॉलेज वैसे ही बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि कुछ नहीं पता वो अच्छी बात। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे आपसे आपका स्कूटर खरीदना है। लिंक्डइन हो गया मान लो स्कूटर, ठीक है? तो आप बेच रहे हो मेरे को, तो आप बोलोगे ना सर कि मेरे को मेरे स्कूटर की आज की तारीख में कीमत है अ, जो भी इवेल्युएटर ने वैल्यू किया है, वैल्यूएटर ने, वो आ रहा है 200 रुपए, तो मुझे 200 रुपए चाहिए।
फिर ऑब्वियसली कब आपने खरीदा था, कितना आपका स्कूटर मेंटेन्ड है, वो सब ऑब्वियसली वैल्यूएटर ने किया ही होगा चेक, राइट। उसी तरह लिंक्डइन की जो वैल्यू थी 2016 में, वो थी $7.2 बिलियन। $7.2 बिलियन। बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं? अरे जल्दी, हाँ ना। बिलियन में कितने जीरोस होते हैं? गाइस फिर से आप लोग चुप हो गए। नहीं पता तो नहीं पता ना, अपने शर्माने वाली क्या बात है, मैंने बोला है ना। पता है तो लिखो, नहीं पता है तो नहीं पता है। इतने देर में तो गूगल भी हो जाएगा। पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ, कितने हिले हुए हैं चीजें, चीजें कितनी हिली हुई हैं, जब इतना वक्त लग जाता है किसी भी जवाब देने। 3 लोगों ने जवाब दिया है। अ, एक बात याद रखना गाइस, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड नहीं, इसी टाइम से ही बोल रहा हूँ, अगली बार कोई जवाब नहीं आया ना तो विल फिनिश द सेशन, बिकॉज आई वांट रेस्पॉन्सेस, राइट। नहीं पता है तो लिखना है, वी डोंट नो, राइट, आई डोंट नो सर। पर कोई बैठे ऐसे हिस्ट्री के जैसे बाबा के ज्ञान की तरह नहीं सुन सकते आप मेरे सेशंस। यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिव, और आपको अपने बारे में और पता चलता है। एनालिस्ट बनना है आपको, अभी मैंने क्या बोला एनालिस्ट में, 4 चीजों में, सवाल पूछना और बोलते रहना सबसे मैंडेटरी है, और आप सबको एनालिस्ट बनना है। तो आप अगर यहीं पे ये बातें नहीं कर सकते तो कैसे ही बनोगे आप? सोचना जरा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव इन माय सेशंस। हाँ, बिलियन, बिलियन में 9 जीरोस होते हैं, 1 फॉलोड बाई 9 जीरोस। मिलियन में 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद और 3 ऐड कर दो तो 9। मिलियन, बिलियन और फिर ट्रिलियन, 12 करोगे तो लिंक्डइन की उस समय जो वैल्यू बोल लो, वो थी $7.2 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा हम आपको $26 बिलियन देंगे। 26 बिलियन। तो ये जो 19.8 एक्स्ट्रा दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, तो सोच के दिया होगा इतना बड़ा अमाउंट। और ये इतनी बड़ी रकम फिर बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी, इसके डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, फिर वो अच्छा खासा 3 घंटे का सेशन है मेरा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एनालिस्ट करता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट लिंक्डइन बैलेंस शीट्स दिए जाएंगे, पीएनएल स्टेटमेंट दिए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, और बोला जाएगा बताओ माइक्रोसॉफ्ट को कितने में लेना चाहिए, कितने में लेना चाहिए। मॉडलिंग करना, प्रोजेक्शन करना, सेक्टर के बारे में पता होना, बड़ी सारी चीजें करनी पड़ती है एनालिस्ट। क्या बोला मैंने, नंबर्स, स्टोरी, और पूछना, कंटिन्यूअस सवाल। एनालिस्ट कंटिन्यूअसली सवाल पूछता है। तो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है? तो फाइनेंशियल एनालिस्ट, एनालिस्ट मैंने बता दिया आपको क्या करता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो कि फाइनेंशियल डेटा के साथ काम करता है, उसको फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट के नीचे 10-12 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। मतलब से फॉर एग्जांपल, आपने एक जॉब टाइटल देखा, क्रेडिट एनालिस्ट। क्रेडिट एनालिस्ट ये फाइनेंशियल एनालिस्ट ही है, पर काम थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग है मतलब एनालिस्ट वाला ही काम है। क्रेडिट एनालिस्ट क्यों बोलते हैं?
क्योंकि ये क्रेडिट डिपार्टमेंट में होता है। आपको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके हिसाब से वो आपकी मॉडलिंग बनाता है बेस्ड ऑन योर सिबिल स्कोर एंड बाकी चीजें। जो बैंक में या होम लोन डिपार्टमेंट में क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं, अगेन दे आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट। अच्छा, आप ब्रोकरेज फर्म्स में गए, ब्रोकरेज फर्म मतलब मोतीलाल ओसवाल, कार्वी, आनंद राठी ग्रुप, इसमें एक पोजीशन निकलता है इक्विटी एनालिस्ट, या कुछ इंडिपेंडेंट ब्रोकिंग फर्म्स होते हैं, उनके पास इक्विटी एनालिस्ट के ओपनिंग्स होते हैं। अगेन वो फाइनेंशियल एनालिस्ट का पार्ट है। फर्क ये है, इक्विटी एनालिस्ट सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, मॉडलिंग, सेक्टोरियल एनालिसिस, ये सारी चीजें करता है। एक और डेजिग्नेशन होता है इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, अगेन फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, पर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट क्या करता है? सेक्टोरियल एनालिसिस, मॉडलिंग बनाता है, प्रोजेक्शंस बनाता है, प्रेजेंटेशन बनाता है कि इस कंपनी को इस कंपनी में पैसा डालना चाहिए कि नहीं, इस कंपनी का आईआरआर कैसे निकलेगा, या आईआरआर कितना आ रहा है, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। एक और प्रोफाइल होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट। कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट मिक्सचर है इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का, मतलब उस तरह के दोनों काम करता है। थोड़ा हैवी रोल है कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट, इसलिए थोड़ी आसानी से नहीं मिलता है। सो फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ में ऐसे 10-12 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जिनमें आपस में ना ये मिक्स होते रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई आवर प्रोग्राम इज वेरी फेमस, बिकॉज सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम एक प्रोग्राम में सिखाते हैं। चलो, दैट बीइंग सेपरेट, एटलीस्ट आपको ये समझ में आया। अच्छा, अब ई क्लर्क्स फाइनेंशियल एनालिस्ट लेती है। ई क्लर्क्स क्या है? केपीओ है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, डब्ल्यूएनएस, ई क्लर्क्स, जेनपैक्ट, अच्छी कंपनीज है, अच्छा करियर की शुरुआत हो सकती है। इनके प्रोसेस सेट होते हैं। डेलॉयट, यूएस का टैक्सेशन प्रोसेस होता है, जिसके लिए वो एनालिस्ट की डिमांड करते हैं, जिसमें आपको डेरिवेटिव्स, कैपिटल मार्केट, थोड़ा मॉडलिंग पता होना चाहिए। देन यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दैट एनालिस्ट करिकुलम। एनालिस्ट आप इन 3 कंपनीज में जा सकते हो, अगर जो मैंने बोला वो आता है तो। इस तरह स्टूडेंट्स जाते हैं तैयार करके करके। सो एनालिस्ट जब आप बोलते हो मुझे बनना है, तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हो, और आपको कोई भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकता है, क्रेडिट, इक्विटी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, समझ में आया? ऐसे 10-12 टाइटल्स होते हैं, जिसमें जो मैंने कहा अलग अलग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे 8-9 स्किल्स हैं जो जरूरत पड़ती है। अगर आप मुझसे पूछो आज, और ये 2023 में, इसी साल फरवरी में, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने बोला अपने बजट में कि अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा सेंसेक्स 62,000, इनफैक्ट 65,000 चल रहा है। 2 साल में एक्सपेक्टेड है 1 लाख क्रॉस करने का। इक्विटी एनालिस्ट की डिमांड हर रोज बहुत है। हम पिछले 1 साल से चिल्ला रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने भी उसको सपोर्ट कर दिया है। एंड दैट्स व्हाई शायद पिछले 11 महीने में 550-600 स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्रोग्राम, बिकॉज अब सबको लगता है कि नहीं, दिस इज द टाइम। थोड़ा लॉजिकली भी सोचोगे, 5 से 6 महीने लगते हैं इक्विटी एनालिस्ट बनने के लिए। दैट्स द प्रोग्राम। अब 2024 को इलेक्शन है, इलेक्शन मई में होगा, तो फरवरी से हायरिंग बंद हो जाएगी, बिकॉज कंपनीज विल बी लुकिंग आउट की इलेक्शन का रिजल्ट देखे, स्पेकुलेशन रहते हैं, राइट? उस समय हायरिंग कम हो जाती है। मतलब अभी अगर कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है,
राइट टाइम है, बिकॉज वो अक्टूबर तक निकलेगा, नौकरी मिलेगी उसको, नौकरी विल बिकम इक्विवेलेंट टू सपना, बिकॉज दैट्स द करियर दैट पर्सन वांट्स। एटलीस्ट उस समय हायरिंग ज्यादा रहेगी, बिकॉज कंपनीज विल आल्सो नो दैट कि इलेक्शन आ रहा है, तो फरवरी के बाद थोड़ी हायरिंग कम हो जाएगी, तो लेट्स हायर एज मच एज पॉसिबल राइट नाउ एंड यूटिलाइज द फंड। ये फैक्ट है, मतलब ये थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बताया। इक्विटी एनालिस्ट की डिमांड बहुत है, सप्लाई नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है स्टूडेंट्स को। फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ या वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, जिनको आना है एज एन एनालिस्ट, पता ही नहीं है ना, कि अब ये पता ही नहीं था, ये जो मैंने चार चीजें बोली। पता होगा तो फिर किसी का हाथ पकड़ के प्रैक्टिस करेंगे ना, पता ही नहीं है तो प्रैक्टिस कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी, right? तो ये हुआ एनालिस्ट के लिए क्या चाहिए एनालिस्ट बनने के लिए। एनालिस्ट इज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसके अंडर 10-12 अलग अलग जॉब टाइटल्स होते हैं, मैंने आपको बताया, वो क्लियर हो गया, वो सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट ही हैं, अलग अलग। 70% स्किल्स कॉमन है, 30% अलग अलग है, क्रेडिट अलग हो जाता है वो आखिरी 30% में, इक्विटी से या इन्वेस्टमेंट से, एंड सो फोर्थ। अब मैं अगर इसको ड्रीम के साथ आपके कंबाइन करूं, देखो, कैन यू गेट इनटू गोल्डमैन सैक्स राइट नाउ? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी देखेगा अगर अभी आप अप्लाई करते। लेकिन 3 साल आज से, देख लो ये सारी चीजें, मतलब अगर आप, मतलब ऑब्वियसली मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज इतने स्टूडेंट्स हैं ना, 10 लाख बच्चे हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो जिन्होंने सुना, मैंने उनका करियर पाथ देखा है। मैं ये नहीं कह रहा मुझे नहीं सुनोगे तो कुछ होगा नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ एटलीस्ट मैंने जो देखा है वो बोल रहा हूँ। अगले 3 साल अगर आप एनालिस्ट प्रोफाइल में घुस गए और एक कंपनी में रगड़ के काम किया, हार्ड कोर एनालिस्ट, जो मैंने बोला, सेक्टोरियल एनालिसिस, बिल्डिंग अप ऑफ, reading balance sheets, doing projections, valuations, presentations using Power BI, doing financial reporting, बड़ी सारे ये सारे स्किल्स हैं जो आने चाहिए, फर्क नहीं पड़ता आपका डिग्री कौन सा है। तो फिर तीसरे साल के बाद, मार्क माई वर्ड्स, अप्लाई टू गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। 3 साल का एक्सपीरियंस वहां पे जूनियर कंसिडर करते हैं, दैट्स ओके, फर्क नहीं पड़ता डिजिग्नेशन से, क्योंकि वो ड्रीम कंपनी है। गोल्डमैन में 5 राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, पिछले साल 5 था। पहले राउंड में आपका एक्सेल चेक किया जाता है, और वो 100-200 लाइन के नहीं, 1-1 लाख के डेटा के ऊपर। दूसरे राउंड में आपको बैलेंस शीट दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि कंपनी का तो नहीं, सेक्टर पता करो, बैलेंस शीट देख के बताओ कौन से सेक्टर का बैलेंस शीट है। अमेजिंग राइट? मेरा एक छोटा सा गेम है हार्वर्ड का, जो हमें कराया गया था, तो वो इस गेम से रिलेटेड है थोड़ा। कभी मौका मिलेगा, आप लोग उस सेशन में आओगे तो मैं वो गेम कराऊंगा, जहां वहां पे 15 ऐसे सेक्टर्स हैं। तो इट्स अ मैच द फॉलोइंग, 15 सेक्टर्स का बैलेंस शीट है सामने, और 15 कंपनीज के नाम है। आपको बताना है कौन से सेक्टर का बैलेंस शीट किससे मैच करता है। मतलब मैंने आईएम में लिया था ये प्रोग्राम, 10 घंटे का था ये। मेरे हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये 5 घंटे में लेता हूँ, और आरंभ आरंभ में मैं ये 2-3 घंटे में लेता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करते हुए, बड़ा बहुत मजा आता है। मतलब मेनी टाइम स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से, सर पहले क्यों नहीं आए, 4 लाख और 10 लाख रुपए बच जाते हैं एमबीए के। ऐसा लगता है 2 घंटे में एमबीए हो गया, जो शायद 2 साल में नहीं। बट एनीवे, वो सेकंड राउंड है। तीसरा राउंड है आपका मॉडलिंग पे। आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा, यू हैव टू मेक द मॉडल फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। चौथा एंड पांचवा इज योर वर्बल कम्युनिकेशन पे, मैनेजरियल राउंड है, एंड देन यू हैव योर एचआर राउंड, एचआर लीडरशिप राउंड बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि अगर इस तरह की चीज क्रैक करनी है तो एक्सपीरियंस तो चाहिए, और वो इस एक्सपीरियंस के लिए ही वो एंट्री होनी चाहिए एज एन एनालिस्ट। अगर ड्रीम है ना,
ड्रीम की शुरुआत तो तब होती है ना कि भैया अब शुरू हो गई मेरी ड्रीम की शुरुआत। कहा था ना मैं, नौकरी के साथ वो सपना जुड़ना चाहिए, तब वो करियर बनता है ना। तो ऐसा है, ठीक है। एनालिस्ट, सो अगर मैं थोड़ा रिकैप करूं अभी जो मैंने बातें बोली, आई एंजॉयड, मुझे बड़ा मजा आया, बड़े दिनों बाद थोड़ा अलग बातें हुई। तो एनालिस्ट क्या करता है, 4 पॉइंट्स। फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, थोड़े बहुत उनके स्किल्स क्या होते हैं उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, एंड देन मैंने बताया कि इसको आप अपने ड्रीम के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, एकदम ग्राउंड रियलिटी की बातें। कैसा लगा, समझ में आई चीजें, सो फार सो गुड? कैन आई गेट सम रिस्पॉन्सेस प्लीज क्विकली? Could you relate to it? Could you relate to it completely? Everything? Any any questions? Any questions that come to your mind? Any questions that come to your mind? I'm happy to answer. Any subsequent questions कि दिमाग में हिट हुआ ये सवाल, चलो पूछते हैं सर से। कोई भी, कुछ भी आओ पूछ लो, ये मौका है, मौका मिस मत करो। चौथा बात याद रखना मेरा, सवाल पूछने की आदत अनफॉर्चुनेटली क्या बोला मैंने, खत्म हो गई है। शिवम, इट्स अ 3 hours of topic. We'll talk. We'll talk. पर क्योंकि आपने पूछा तो आपके थोड़े से सवाल को मैं दबाना नहीं चाहूंगा। ओके, सो द आंसर इज दिस। मैं आंसर नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था उसको मैं नॉन टेक्निकल बात में कैसे बताऊं। दैट्स आवर स्ट्रेंथ, मतलब जितनी बातें हम करते हैं सब नॉन टेक्निकल करते हैं, ऐसा लगता है कि डे टू डे लाइफ में बातें हो रही है। सो लिंक्डइन ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए पे किया इतना लिंक्डइन को, आज से 7 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट को इस बात का अंदाजा था कि डेटा नया ऑयल होने वाला है। उस वक्त लिंक्डइन में 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे 2016 में, एंड आसान भाषा में माइक्रोसॉफ्ट ने उस डेटा का पैसा दिया। इसके पीछे कुछ और भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं, लेकिन आई थिंक दिस विल एटलीस्ट हेल्प यू टू शांत योर माइंड एट अ वेरी बेसिक लेवल। Shubhangi, it's more geopolitical, rather than, and also it's a bit of finance decision. अगर आप देखो, for example, let's talk about, forget about any other company, let's talk about, so we are a 27 member team as a company, Skill Edge, we are a 27 member team. Now, will we get impacted because of election? The answer is no. Matlab, because of the result of the election, the answer is no. But a trader or an investment banker or a KPO, the company that is dealing with financial data, not only of the customer, but
secondary market also, right, will have an impact based on the result of the election, because at the end of the day, it's a sentiments that run many aspects of stock market. Sentiments as run the business model of banks. अगर आपको थोड़ा अंदाजा है तो, अगर आप पूछोगे कि सर कैसे सेंटिमेंट्स रन होते हैं फॉर द बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक्स, वो भी एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक है अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू। बट ठीक है, अभी आपके सवाल का बस जवाब देता हूं मैं, आपको समझ में आ भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा। इट्स लाइक कंपनीज बिकम कॉशियस, especially the companies that are hiring analysts, that what's going to happen in the elections, because every individual or a set of companies definitely want particular party or ecosystem to come, and based on that there are certain calculations in the market and everything, right? So इसीलिए इसका जवाब यही है कि इलेक्शंस के टाइम पे थोड़ी हायरिंग कम हो जाती है। आईटी में भी हायरिंग कम हो जाती है, बिकॉज आईटी सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय, इन इंडिया इट इज डोमिनेटेड बाय द सर्विस सेक्टर, especially the companies from outside, right? अब उनका भी व्यू रहता है कि कौन आ रहा है, is Modi coming back, so that the policies become easy or other things, right? So I think that's an answer, Shubhangi. I hope that answers your query. It's to do with a bit of geopolitical sentiment. It's to do with some kind of economic sentiment, and so on and so forth. Any other questions? I hope that answers the query, Shubhangi. Am I audible? Shubhangi, answer mila aapko? Input a yes, no, or maybe. Any other questions? Any other questions? If it is yes, put a yes. If there is no questions, you can put no. Shubhangi, depends. It depends. हम बोल नहीं सकते, पर क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ, आप लोगों को एनालिस्ट बनना है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, आप लोगों पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट बोथ। सो हमें तो उसी का सोचना है, करेक्ट? सो ऑन दैट नोट इम्पैक्ट होगा। आई थिंक दैट्स हाउ इट इज। ओके प्रांजल, नो क्वेश्चंस। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक ठीक है, मैं आज ज्यादा बात, अगर आप लोगों को मजा आया बात करके, एक बात बोलता हूँ बिफोर वी फिनिश द सेशन, मतलब पता भी नहीं चलेगा, हम लोग 2-3 घंटा बात कर सकते हैं। एक चीज दिमाग में जरूर रखना, और ये मैंने देखा है कि मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, और बाद में रियलाइज होता है कि हाँ, दिस इज, वी वर डूइंग दैट, हम कंफ्यूज थे। सो क्या होता है कि हम बीकॉम करके आते हैं, या हमने फाइनेंस में एमबीए वगैरह किया होता है, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि डिग्री मिली है। लेकिन क्या होता है, हमारे दिमाग में ना अकाउंटिंग बैठा होता है, मतलब आता है कि नहीं आता है वो छोड़ दो, दिमाग में अकाउंटिंग बैठा होता है। 1-2 वर्ड्स हमने सीखे होते हैं, क्रेडिट, डेबिट, ये पीएनएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब सुना होता है, थोड़ा बहुत याद भी होता है, और फाइनेंस को हम अकाउंटिंग मान लेते हैं। मैं आपको वंस एंड फॉर ऑल एक बात बताना चाहूंगा। देखो, वो अलग बात है कि फाइनेंस करके भी लोग जीएसटी फाइलिंग पे काम कर रहे हैं, सीए के अंडर काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट का काम, उसमें मतलब गलत कुछ नहीं है, पर वो अकाउंटिंग का काम है। ठीक है, नौकरी नहीं मिली तो जो मिलती है वो लेनी पड़ती है, इट्स अ फैक्ट, इसमें कोई अच्छा बुरा वाली बात नहीं। क्लैरिटी होनी चाहिए कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये दो अलग है।
एक दो सेंटेंसेस बोल देता हूं। जहां अकाउंटिंग खत्म होती है वहीं पे फाइनेंस शुरू होता है। जहां अकाउंटिंग खत्म होती है वहीं पे फाइनेंस शुरू होता है। दूसरा, एक कंपनी में अगर कोई कहता है नॉन फाइनेंस पर्सन ढूंढ के दिखाओ, कंपनी में कोई कहता है नॉन फाइनेंस पर्सन ढूंढ के दिखाओ, तो मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, एचआर वाले कभी कभी कह देते हैं हम हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको पता ही नहीं है। अगर आप कहते हो कि आई एम ए नॉन फाइनेंस पर्सन, इसका लिटरल मीनिंग होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे डिसीजंस का कंपनी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, विच यू थिंक इज अ वेरी रिडिकुलस स्टेटमेंट। तो फिर नॉन फाइनेंस पर्सन कौन है कंपनी में? इसका जवाब है देयर इज ओनली वन नॉन फाइनेंस पर्सन इन द कंपनी, और वो है अकाउंटेंट। और जितने बाकी लोग हैं, ऑफिस बॉय से लेकर सीईओ तक, सारे फाइनेंस पर्सन। सब लोगों का डिसीजन, सब लोगों का काम कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आप ऑफिस में बैठे हो पर आप टाइम पास कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि उस टाइम पास का ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट गिर रहा है। होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। आप ऑफिस में बैठे हो, 5 बजे तक का आपका टाइम है, आप 6 बजे तक काम कर रहे हो, आपको लग रहा है बहुत काम कर रहे हो। ऑफिस में बैठे हो, आपका ब्रेक आधे घंटे का है, आपने 45 मिनट्स का ब्रेक लिया। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लैपटॉप ऑन है, अपना कुछ और चल रहा है। जनरली हम सबको लगता है अरे हमें क्या मतलब है ना, हमारे सीनियर्स। और इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इलिटरेसी। और ये आदत घर में भी आ जाती है। अब आप बोलोगे सर बड़ा स्टेटमेंट है। इनफैक्ट मेरे सेशन से आप लोगों के पर्सनल फाइनेंसेस अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इट्स ऑल एटीट्यूड। फाइनेंस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। घर पे एक कमाने वाला, दो कमाने वाले, हम मदद कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते तो नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। ये बहुत ही छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जब फाइनेंस का ज्ञान मिलने लगता है ना, यही बातें ऐसे खुल के दिखने लगती हैं हर एक के लाइफ में एवरीडे, और मजा आ जाता है। बुरा भी लगता है कि अच्छा अभी तक तो ये करते आए थे, करके करना नहीं चाहिए था। दिखता है ना खुल के फिर। तभी मैं कहता हूँ फाइनेंस को इस तरीके से 5वीं क्लास से पढ़ाना चाहिए, सीरियसली। वो तो अनफॉर्चुनेट है कि एमबीए फाइनेंस के बाद भी नहीं पता। अदरवाइज फाइनेंस इतनी खूबसूरत सब्जेक्ट, मैंने बताया ना माइक्रोबायोलॉजी, वो एक अलग हिसाब किताब है। कभी मौका मिलेगा तो, अभी 2-3 बैचेस ने मुझे बोला है कि सर वो टॉपिक लो, हमें सुनना है। तो ठीक है, जब लूंगा तो मैं आपको भी बुला लूं। सो कहने का मतलब ये पूरे दो बातें जो मैंने बोली, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अलग, और फाइनेंस की दुनिया में आना है तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में इम्पैक्ट होगा। इस सोच के साथ आना है तो सीखने में भी मजा आएगा, और जब इम्प्लीमेंट करोगे उसको, सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो दिखोगे कि अच्छा एनालिस्ट ये होता है। खुद सोच के देखना, जब आपको नंबर्स दिखने लगते हैं, जब आपको नंबर्स के बीच का स्टोरी समझ में आता है, अपने आप को बोलना सीख जाते हो, लिखना सीख जाते हो, प्रेजेंटेशन देना सीख जाते हो, एंड सवाल करना सीख जाते हो, सवाल हर चीज में सवाल, सोचो फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ, ऑब्वियसली पड़ेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फाइनेंस गाइस। एंड मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता है जब भी मैं फाइनेंस को लेके बात करता हूँ। दैट्स हाउ आई डील विद फाइनेंस, दैट्स हाउ, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंस एक लाइफ स्किल है। इसको
लाइफ स्किल की तरह पढ़ाना चाहिए। ये एक सिर्फ करियर के लिए नहीं है, इट्स अ लाइफ स्किल, लाइफ के लिए चाहिए। सो एनीवे गाइस, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मेरे आरंभ के सेशंस चलते रहते हैं। ये एक सिमुलेशन गेम है। आज तो हमने अलग अलग बातें की, थोड़ा सा आपको बेसिक्स, करियर, थोड़ा बात की हम लोगों ने। आई एम श्योर आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं सिमुलेशन गेम करा रहा हूँ आरंभ में, पिछले 2 सेशंस में वही बातें हुई थी। रिकॉर्डिंग देखना जरा, मजा आएगा आपको। अगला सेशन है वीकेंड में, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ऑल राइट, मजा आया? कैन आई गेट अ क्विक थम्स अप इन द चैट बॉक्स? मजा आया? कैन आई गेट अ क्विक थम्स अप इन द चैट बॉक्स? मजा आया? चलिए, कूल। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कीप लर्निंग, कीप स्किलिंग, सीखते रहिए। और अगर जो वो रश्मि बंसल ने कहा ना एक बार, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। जितना बेवकूफ बने रहोगे, उतना ही हंगर बढ़ता है, और उतना हंगर बढ़ता है तो फिर और सीखने का मन करता है। आई फॉलो द सेम फिलोसफी, तो मजा आता है। फिर ड्रीम की तरफ आप अपनी आगे बढ़ते हैं। याद रखना, नौकरी और सपना जब मिल जाता है ना, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन टुवर्ड्स योर करियर। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि। थैंक यू इंद्रनील फॉर Thank you, sir. Thank you so much. how we calculate the director income from balance sheet of Pidilite company. So देखो, डायरेक्टर का इनकम आप बैलेंस शीट से कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप डायरेक्टर का जो 2 बातें आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो इनकम मतलब होता है सैलरी। तो डायरेक्टर की सैलरी आपको पता होना चाहिए कि पिडिलाइट किस तरह की कंपनी है। पिडिलाइट अलग अलग सेक्टर में है, लेकिन अगर मैं ग्लू ग्लू कंपनी है, राइट? पिडिलाइट का वो फेविकॉल वगैरह भी आता है। तो उस सेक्टर में टिपिकली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो डायरेक्टर को जाता है, ये आपको एक अंदाजा होना चाहिए। इस अंदाजे को जब आप लेते हो तो आपको ओवरऑल सैलरीज दिखती है। इसके बाद आपको दिखता है वहां पे रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूं मैं। रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस, बिकॉज पिडिलाइट बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उन्होंने मेंशन किया होगा कि डायरेक्टर्स को कुछ शेयर्स मिले हैं क्या, और उन शेयर्स की कीमत कितनी है। तो यू हैव टू ऐड दैट आल्सो इन अ ईयर, एंड देन यू विल गेट दैट। काफी बार इफ नॉट बैलेंस शीट, वो नीचे नोट्स में लिखे होते हैं। एडवाइजर्स, बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स और डायरेक्टर्स के रेंज लिखे होते हैं कि कौन से रेंज में उनको इनकम मिला है। बाकी ज्यादा ही जानना है आपको तो आई नो द डायरेक्टर ऑफ पिडिलाइट, I can ask on your behalf. Anyway, jokes apart, but yeah. All right. Thank you guys. Thank you for joining in. अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. I hope you enjoyed the session and learned a lot. Keep learning. As I said, stay hungry, stay foolish. Yeah. Indranil, thank you for arranging the session. I see Archana also over here. Thanks Archana for arranging the session. Thank you. Thanks all. मजा आया आप लोगों से बात करके. Hope to see you again in the Aram. And if you feel like joining the program, please join the program and build your skills towards getting into a financial analyst. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. So students, next session की timing weekend में ही होने वाला है। आपके ऑल इंडिया ग्रुप में आप सभी हो, वहां पे आपको पता चल जाएगा। And fill the feedback form. It's very important. And one most important announcement, that is revise करो day 1 and day 2। फिर से देखो, YouTube में अवेलेबल है,
हमारे ऑल इंडिया फाइनेंस कम्युनिटी के ग्रुप में भी अवेलेबल है। मैं फिर से उसे रीटैग करता हूँ, मैं फिर से टैग करता हूँ। डे 1 डे 2 अच्छे से देख लो, क्योंकि वीकेंड का जो क्लास होगा संडे ही हम रखने वाले हैं, क्योंकि सब लोग फ्री रहते हैं उस दिन तक, क्योंकि संडे का जो सेशन होगा वो टेक्निकल होगा। तो डे 1 और डे 2 रिवाइज कर लो। ऑल द बेस्ट, फिल द फीडबैक फॉर्म। टेक केयर, गुड नाइट, बाय। Thanks for watching. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell icon. #स्किल से करियर तक हम आपके साथ हैं।